राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस है। ये बहुत बड़ा महान दिन है। देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, पर राष्ट्र का संविधान आज से 72 साल पहले 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसमें क्या विशेषता थी? पहले विदेशियों और अंग्रेजों द्वारा बने हुए कानून राष्ट्र में चलते थे जो तानाशाही में थे। उस दिन यथार्थ में इसी दिन लोकतंत्र की स्थापना हुई। हमारे राष्ट्र का संविधान लागू हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे वीर नागरिकों ने अपना जीवन भी दिया। मुझे ठीक से याद है, देश आज़ाद होने के बाद 10 साल तक स्कूलों में आज़ादी का जश्न मनाया गया था। 10 साल हम छोटे थे और ये प्रभात फेरियां निकलती थी। उस समय ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। आज का दिन एक चेतना देता है कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे देश में हमारा अपना कानून है। आज यहाँ हर इंसान को अधिकार है, तब अधिकार नहीं थे। जिसको चाहो मार देते थे, जिसको चाहो फांसी चढ़ा देते थे। अब ऐसा नहीं है। गणतंत्र एक विशेष पर्व है। तो आज का दिन, इसकी बड़ी महान प्रासंगिकता है, हमें नहीं भूलना है। और एक स्वतंत्र राष्ट्र ही सुखी हो सकता है। पराधीन सुख सपने हैं नहीं। जो पराधीन है वो सुखी नहीं हो सकता है। इंसान को कैद में रखो, बहुत संपदाएं दो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, वो संतुष्ट नहीं होगा। पक्षी को पिंजड़े में रखो, उसको उत्तम भोजन भी दो, वो सुखी नहीं हो पाएगा। सबसे पहला सुख है स्वाधीनता। यहाँ नागरिकों को बड़े अधिकार हैं अभी आपको, और कानून, संविधान आपको काफी अधिकार देता है। तो बंधुओं, इस दिन को हमें याद रखना है। राष्ट्र का उत्थान करना है नागरिकों ने। कोई भी देश तभी महान और शक्तिशाली होता है जब उसके सब नागरिक शिक्षित हो, स्वस्थ हो, निर्भय हो, जागरूक हो, देश के प्रति श्रद्धा रखते हो और संपन्न हो। इस दृष्टि से पराधीनता के बावजूद भी हमारे देश ने काफी तरक्की की। मुझे अच्छी तरह याद है, सड़कें नहीं थी, गांव में कोई लिंक नहीं थे, बिजली नहीं थी। हम डिबरी जलाकर पढ़ते थे परीक्षाओं के समय। बहुत पिछड़ा समय था और लुटेरे आए, यहाँ लूट करके देश को चले गए, कत्लेआम किया, गुलाम और दास दासियां बनी। उस पराधीनता से हम निकले, हम उन्नति करते आए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सबके पास अपना घर हो, सबको भोजन मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वस्थ सेवाएं मिले। इसमें दिक्कतें हैं और सभी नागरिकों का सहयोग भी चाहिए। दिक्कतें दो बड़ी विशेष हैं, उस पर मैं हमेशा बोलता हूं। हमारे देश की दो बहुत बड़ी दिक्कतें। पहला, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा, करप्शन। ये दो हमारी बहुत बड़ी मजबूरियां हैं इस समय।
इसके लिए हर एक राष्ट्र को जागरूक होने की ज़रूरत है। आप सोचें 130 करोड़ देश हमारे भारत में है, 130 करोड़ लोग, इसलिए सब तक सुविधा पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कल भी कहा था, वैसे हमारी पिछली सरकारों ने, बाकी सरकारों ने, वर्तमान की सरकारों ने, सब ने ये कोशिश की गरीबी का उन्मूलन करें, पर इस गरीबी से लड़ते लड़ते हम सबको लगभग 75 साल हो गए हैं, पर हम इस गरीबी से पूरे रूप से जूझ नहीं पाए हैं। आज भी गरीबी कायम है। इसका खास कारण यह है, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जब जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण से सभी संसाधन ठीक से नहीं मिल पा रहे, तो लोग फिर अपराध की तरफ जाते हैं, क्योंकि जीवन की अहम ज़रूरतों को तो पूरा सबने करना है। जब वो सही तरीके से नहीं हो पाती है तो वो छल करते हैं, कपट करते हैं, घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ये काम सरकार नहीं कर सकती है, ये नागरिक खुद करें। जिस घर में 1-2 बच्चे हैं उनकी परवरिश बहुत अच्छी तरह से होती है, उनको शिक्षा अच्छी तरह से मिलती है, माता पिता उनकी देखभाल अच्छी कर पाते हैं। जब घर में 5-6 बच्चे हैं तो परवरिश नहीं हो पाएगी और अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है। मुझे ध्यान है, हम 6 भाई 1 बहन थे, माता पिता थे, 9 लोग थे, और आय के साधन कम थे, इसलिए अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाई उनको, उनका अच्छा पोषण नहीं हो पाया, रहने की सुविधा नहीं मिल पाई। एक ही कमरे में 9 लोग रहना, आप सोचें, और वो भी 25 साल तक बहुत बड़ी त्रासदी है। सबके पास अपना घर हो, सबको उत्तम शिक्षा मिले। इस कार्य के लिए हम मिलकर देशवासी आगे बढ़ेंगे, तब हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहला कदम ये लेना होगा हमें कि जनसंख्या की वृद्धि अधिक न होने दें। वो एक बात सही है, 2 में शांति 3 में क्रांति। आज हम देख रहे हैं भाई भाई से लड़ रहा है, अगर 3-4 भाई है प्रॉपर्टी पर बड़ा विवाद भी होता है। इसलिए हर दृष्टि से हमको सोचना होगा, जनसंख्या पर बहुत गंभीरता से चिंतन करना होगा, क्योंकि समृद्धि के लिए जनसंख्या की कमी चाहिए। दुनिया के और भी देश हैं, मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ, पूरे विश्व में घूमता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके, तो मैं वहाँ देखा संसाधन ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, इसलिए सरकार सबको अच्छी सुविधा दे पाती है, सबको शिक्षा दे पाती है और मेडिकल सुविधाएं दे पाती है, सब संपन्न है, कोई भिखारी नहीं है। यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी त्रासदी है, सबको अभी जॉब देना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और हम अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर हुए हैं, शिक्षा से भी हम उन्नति कर रहे हैं, पर हमें हर हाल में जनसंख्या पर नियंत्रण करने की हर नागरिक को सोचना होगा, क्योंकि आदमी अगर 5-6 बच्चे हैं, पूरी उम्र उनकी परवरिश में कर्ज लेकर के और आपदाओं में जिए, तो वो जीवन कैसा है। इसलिए इस पर थोड़ा गौर किया जाए, सभी देशवासी इस पर गौर करें। दूसरी बात यह है कि हम सबको मिलकर राष्ट्र का निर्माण करना है, और पहले ही मैंने बोला संपन्न राष्ट्र तब होता है जब उसका हर एक नागरिक संपन्न हो, खुश हो और स्वस्थ हो, निर्भय हो, तो ये अधिक जनसंख्या में बड़ी दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात, हमारा देश महान है। मैंने कई लोगों से बोला कि भाई भारत महान है, ठीक है, हम मान रहे हैं, भारत महान क्यों है? तो बस एक चीज़ हमें सुनने को मिलती है, बस भारत महान है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी व्याख्या ठीक से नहीं मिल पाती है। महान इसलिए है, भौगोलिक दृष्टि से ये देश बहुत ताकतवर है, यहाँ पर सभी फसल होती है, यहाँ 6 ऋतु हैं, किसी भी देश में 6 ऋतु नहीं है, और यहाँ हर तरह का अनाज पैदा होता है, यहाँ हर तरह का फल पैदा होता है, यहाँ हर तरह की मेवे पैदा होते हैं। ऐसा दुनिया में और कोई देश नहीं है, और प्राकृतिक रूप से भी ये बहुत संपन्न है। यहाँ सभी खनिज पदार्थ हैं, सभी चीज़ें यहाँ ज़मीन के अंदर है,
इसमें तेल है, कोयला है, सोना है, चांदी है, गैसेस है, सभी यूरेनियम है, सभी इसमें है। हिमालय से अगर यूरेनियम एक जगह से निकालें तो पूरे विश्व में इतनी यूरेनियम नहीं है, पर हमारे पास संसाधनों को अभी विकसित करना पड़ेगा और हमें ये देखना होगा सबको मिलजुल करके कि हम राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो प्राकृतिक रूप से हम संपन्न हैं, यहाँ 6 ऋतु हैं, यहाँ पर सभी मौसम अच्छे हैं और ये भूमि बहुत पुण्य भूमि है। यहाँ पर सभी पदार्थ पैदा हो जाते हैं, सभी फसलें पैदा हो जाती हैं। दुनिया के कई देश हैं जहाँ पर गेहूँ सिर्फ कनाडा में सिर्फ वहाँ पर मटर हो पाते हैं, बाकी फसलें नहीं हो पाती हैं। ठंडे देश है, साइबेरिया है, वहाँ पर रसिया है, ये सभी सुविधाएं नहीं हैं और इस बहुत विशाल क्षेत्र नहीं है हमारा। आप विचार करें, दुनिया की करीब 18% जनसंख्या भारत की है, आउट ऑफ 700 कुछ करोड़ और 130 करोड़ तो हम ही हैं। विदेशों में भी थोड़ा एशियाई लोगों को हीन भावना से देखते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ संसार की 70% आबादी रहती है। आप भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखें, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि ये मिला करके 200 करोड़ तो हम ही हैं। उसके बाद चाइना को देखो, 125 करोड़ चाइना है, चाइनीज है। 350 करोड़ तो एशिया में ही लोग रह रहे हैं और भी छोटे देश है। यानी संसार की 70% से ज़्यादा आबादी एशिया में है। इसलिए यहाँ के लोग लेबर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए विदेशों में जाते हैं। ये सब जनसंख्या की बहुत बड़ी मार है, इस पर हम सबको ध्यान देना होगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए हर एक का एक कर्तव्य बनेगा। यहाँ की हमारी संस्कृति बड़ी महान है, हमारे ऋषि मुनियों ने, सोशल लाइफ हमारी बहुत अच्छी है, रहन सहन, जीवन शैली, खान पान हमारा सब प्राकृतिक और उत्तम है। बस अभाव है तो इन चीज़ों का है। दूसरी बात, नागरिक यहाँ चैतन्य हो, नियम का पालन करें। अपराध और करप्शन को रोकने में नागरिकों का की अहम भूमिका होनी चाहिए, तब ये राष्ट्र और उन्नतिशील होगा। जब चारों तरफ दक्षिण अफ्रीका की तरफ कुछ देश हैं जहाँ पर हमेशा कत्ल, मर्डर, लूटिंग ये सब होती है, तो वहाँ आदमी सुरक्षित नहीं है, एक भय का वातावरण रहता है। इसलिए इस भय को वातावरण को दूर करके हम अध्यात्म उन्नति भी करें। जब तक अध्यात्म उन्नति नहीं होगी तब तक हमारा आचरण अच्छा नहीं हो सकता है। ये बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने उत्तम संस्कृति हमें दी थी। तो इस राष्ट्र के निर्माण में हम सबको जुटना है। मैंने एक उदाहरण पहले दिया था, आज फिर दे रहा हूँ। स्वामी रामतीर्थ जी जापान जा रहे थे अध्ययन के लिए, तो उस ज़माने में पानी के जहाज़ों से यात्रा होती थी। ये पहली कॉमर्शियल फ्लाइट तो 1908 में हुई है। उससे पहले लोग शिप में जाते थे, तो कहीं जाने में 2-2, 3-3 महीने लगते थे। तो जापान जब जा रहे थे तो जापान में साग सब्जियां महंगी है, मीट तो बहुत सस्ता है, वहाँ पर बहुत शाकाहारी लोग हैं वो। इसलिए देखो दुनिया में सबसे बड़ी उन्होंने तरक्की भी की है। जापान दुनिया की सबसे चौथी बहुत बड़ी आर्थिक महाताकत है। तो वो निचले क्लास में मांस अवेलेबल था, साग सब्जी नहीं। तो रामतीर्थ जी ने जब वहाँ भोजन नहीं किया एक आध दिन, एक जापानी विद्यार्थी भी उस जहाज में यात्रा कर रहा था, यहाँ से पढ़ के जा रहा था। उसको पता चला, वो रामतीर्थ जी को अपने साथ में ले गया। बोला भाई मेरी अपर क्लास की तो टिकट ही नहीं है। बोला तुम चलो मैं पे कर दूंगा। उससे मित्रता स्थापित की, दोस्ती की। जापान पहुंचने तक उस जापानी ने उसको भोजन छाजन सभी सुविधाएं दी। जब बंदरगाह पर पहुंच करके अलग हो रहे थे तो रामतीर्थ जी ने कहा भाई मैं तुम्हारा उपकार कैसे चुका सकता हूं। वाह। जापानी विद्यार्थी ने एक बात कही, भाई आप इसको चुका सकते हो अगर चाहो तो। बोला वो कैसे? बोला तुम भारत में जब वापस जाओ किसी को मत कहना कि जापानी जहाज में 2 दिन भूखा था। देखा, यानी जिस देश में उसके वासियों का देश के प्रति भाव और जिम्मेदारी नहीं है, वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। जापान आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यूपी से 16 गुना ज़्यादा है जापान, कम,
और देखिए दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है वो। इस तरह अपने राष्ट्र के प्रति अपने अंदर एक भावना, एक जिम्मेदारी, एक धारणा, एक प्रेम हर नागरिक में जब होगा तो देश आगे बढ़ेगा। कोई भी घर अच्छा तब होता है जब उसके सभी नागरिक, सभी घर वाले अच्छे हो। अगर उसमें बुरे लोग हैं तो उस घर को कभी भी अच्छा नहीं कह सकते हैं। इस तरह जब नागरिक का उत्थान होगा, नागरिक लोगों के द्वारा ही तो राष्ट्र है ना। राष्ट्र तो सिर्फ जमीन नहीं है ना, राष्ट्र तो उसमें रहने वाले नागरिक भी है। इसलिए जन जागरण बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास भी अगर आप कोशिश तो करो ना, सुधार किया जा सकता है। आप में एक जज्बा हो राष्ट्रभक्ति का। मैं एक उदाहरण देता हूँ भाई, कैसे नहीं हो सकता। मैंने लाखों लोगों से शराब छुड़ा दी, प्रभु की कृपा से अकेले मैंने लाखों लोगों से शराब छुड़ा दी। आप स्टार्ट तो कीजिए ना। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र आपका घर है, इसको आप मजबूत बनाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। तो इसको आप समझें। और जब सुरक्षित रहेंगे आप तभी तो सुख है ना। भय होगा तो सुख कहाँ से हो सकता है, अपराध होगा तो सुख कहाँ से हो सकता है, बलात्कार होंगे तो सुख कहाँ से हो सकता है। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इसके लिए हम सबको सजग भी होना होगा, हमें होशियार होना होगा, हमें चेतन होना होगा। तब ये राष्ट्र और भी उन्नतिशील होता जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ब्रिटेन एक संपन्न देश है, इसलिए उनके नागरिकों को जो पासपोर्ट मिलता है उसकी इतनी वैल्यू है कि कई देशों में उन्हें वीज़ा नहीं लेना पड़ता है और वीआईपी लाइन से वो चले जाते हैं। वो इकोनॉमी क्लास में करके भी उनको फैसिलिटी अच्छी मिलती है क्योंकि संपन्न है। इस तरह से राष्ट्र को संपन्न बनाओ। ये दिन ये चेतना देता है। ये सिर्फ पर्व मनाने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए है कि भाई इकट्ठे हुए राष्ट्रीय गान गाया और मिठाई बांटी, खाकर चल पड़े। नहीं, इतना ही नहीं प्रासंगिकता है इस दिन की। इस दिन, ये दिन हमें एक चेतना देता है कि तुम इसके नागरिक हो, इसके उत्थान के लिए भी काम करो। मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा। यहाँ आकर आपने यहाँ की शोभा बढ़ाई। और सोशल डिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, पहला स्वर्ग है शरीर स्वस्थ रहे, इसका ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।